नमस्कार, मैं हूँ सीत और आप सुन रहे हैं सीत मिश्रा कहानी बोली हुई। आज मैं आपके लिए भुवनेश्वर जी की एक कहानी भेड़िया लेकर आई हूँ। भुवनेश्वर जी ने कई कहानियाँ लिखी, कविताएं लिखी, नाटक लिखे। कहानियों में डाक मुंशी, भेड़िए, भविष्य के गर्भ में माँ बेटे, मास्टरनी, मौसी, लड़ाई, सूर्य पूजा, हाय रे मानव हृदय, ये सब खासी मशहूर हुई। बहुत कम उम्र में ही इनका निधन हो गया था। तो चलिए सुनते हैं इन्हीं की लिखी ये कहानी भेड़िया। भेड़िया क्या है? खारू बंजारे ने कहा। मैं अकेला पनीठी से एक भेड़िया मार सकता हूँ। मैंने उसका विश्वास कर लिया। खारू किसी चीज से नहीं डरता। हालांकि 70 के आसपास होने और एक उम्र की गरीबी के सबब से वो बुझा बुझा सा दिखाई देता है, पर तब भी उसकी ऐसी बातों का उसके कहने के साथ ही यकीन करना पड़ता है। उसका असली नाम शायद इफ्तिखार या ऐसा ही कुछ था, पर उसका लघुकरण खारू बिल्कुल चस्पा होता था। उसके चारों ओर ऐसी दुरूह और दुर्भेद्य कठिनता थी। उसकी आंखें ठंडी और जमी हुई थी। घनी सफ़ेद मूंछों के नीचे उसका मुंह इतना अमानुषीय और निर्दय था जितना एक चूहेदान। जीवन से वो निपटारा कर चुका था। मौत उसे नहीं चाहती थी, पर तब भी वो समय के मुंह पर थूक कर जीवित था। तुम्हारी भली या बुरी राय की परवाह किए बिना भी वो कभी झूठ नहीं बोलता था और अपने निर्दय कटु सत्य से मानो ये दिखला देता था कि सत्य भी कितना ऊसर और भयानक हो सकता है। खारू ने मुझसे ये कहानी कही। उसका वो ठोस तरीका और गहरी बेसरोकारी जिससे उसने ये कहानी कही, मैं शब्दों में नहीं लिख सकता। पर तब भी मैं ये कहानी सच मानता हूँ। इसका एक एक लफ्ज। मैं किसी चीज से नहीं डरता। हाँ, सिवाय भेड़िए के मैं किसी चीज से नहीं डरता। खारू ने कहा। एक भेड़िया नहीं, दो चार नहीं, भेड़ियों का झुंड 200-300 जो जाड़े की रातों में निकलते हैं और सारी दुनिया की चीजें जिनका भूख नहीं मिटा सकती, उनका उन शैतानों की फौज का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लोग कहते हैं अकेला भेड़िया कायर होता है। ये झूठ है। भेड़िया कायर नहीं होता। अकेला भी वो सिर्फ चौकन्ना होता है। तुम कहते हो लोमड़ी चालाक होती है, तो तुम भेड़ियों को नहीं जानते। तुमने कभी भेड़िए को शिकार करते देखा है किसी का? बारहसिंगे का? वो शेर की तरह नाटक नहीं करता, भालू की तरह शेखी नहीं बघाड़ता। एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा गेंद सा कूद कर उसकी जांग में गहरा जख्म कर देता है, बस। फिर पीछे, बहुत पीछे रहकर टपकते हुए खून की लकीर पर चलकर वहां पहुंच जाता है जहां वो बारहसिंघा कमजोर होकर गिर पड़ा है, या उचक कर एक क्षण में अपने से 3 गुने जानवर का पेट चाक कर देता है और वहीं चिपक जाता है। भेड़िया बला का चालाक और बहादुर जानवर है। वो थकना तो जानता ही नहीं। अच्छे पछैया बैल हमारे बंजारी गड्ढों को घोड़ों से तेज ले जाते हैं, और जब उन्हें भेड़िए की बू आती है तो भागते नहीं, उड़ते हैं। लेकिन भेड़िए से तेज कोई और 4 पैर का जानवर दौड़ ही नहीं सकता। सुनो, मैं ग्वालियर के रात से आइन में आ रहा था। अजीब सर्दी थी और भेड़िए गोलों में निकल पड़े थे। हमारा गड्ढा काफ़ी भरा हुआ था। मैं, मेरा बाप, गृहस्थी और 3 नटनियाँ 15-15 साल की। हम लोग उन्हें पछा लिए जा रहे थे। किस लिए? मैंने पूछा। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुजरा करने? अरे बेचने। और वो किस मसरफ की हैं? ग्वालियर की नटनियाँ छोटी छोटी गदबदी होती हैं और पंजाब में खूब बिक जाती हैं। ये लड़कियाँ होती तो बड़ी चोखी हैं, पर भारी भी खूब होती हैं। हमारे पास एक तेज बंजारी गड्ढा था और 3 घोड़ों से तेज भागने वाले बैल। हम लोग तड़के ही चल दिए थे। दिन ही दिन में हम आगे जाने वाले साथियों से मिल जाना चाहते थे।
वैसे डर के लिए हमारे पास 2 कमान और एक टोपीदार बंदूक थी। बैल हौसले से भाग रहे थे और हम 20 मील निकल आए थे कि बड़े मियाँ ने घूमकर कहा, अरे भेड़िए हैं। मैंने तेजी से कहा, क्या कहा? भेड़िए हैं? होते तो बैल न चौंकते। बूढ़े ने सर हिलाकर कहा, नहीं, भेड़िए ज़रूर हैं। खैर वो हमसे 10 मील पीछे हैं और हमारे बैल थक चुके हैं, लेकिन हमें 50 मील और जाना है। और मैं इन भेड़ियों को जानता हूँ। पर साल इन्होंने कुछ कैदियों को खा लिया और बेड़ियों और सिपाहियों की बंदूकों के सिवा कुछ न बचा था। इसलिए जल्दी करो और बंदूकें भर लो। मैंने कमानों की तान के देखा, बंदूकें तोड़ी, सब ठीक था। बारूद की नई पोंगली भी निकाल के देख ली। मेरे बाप ने कहा, बारूद की पोंगली? मैंने कहा, मेरे पास तो पुरानी वाली है। तब बूढ़े ने मुझे गालियां देनी शुरू की, तो ये है तो वो है। मैंने पूरा गड्ढा उलट डाला, पर नई पोंगली कहीं नहीं थी। मेरे बाप ने भी सब टटोला, तू झूठ बोलता है, तू भेड़ियों की औलाद, मैंने तुझे नई पोंगली दी थी, पर वो बारूद यहाँ कहीं नहीं थी। मेरे बाप ने पीठ पर कुहनी मारते हुए कहा, शहर पहुंचकर मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा, तू देखना शहर पहुंचकर। और इसी वक्त अचानक बैल एकदम पूंछ हिलाकर जोर से भागे। मैंने सुना मीलों दूर एक आवाज़ आ रही थी, बहुत धीमी, जैसे खंडहरों में आधी रात से गुजरने पर आती है, हुआ हुआ की, बहुत ही भयानक आवाज़ें। हवा। मैंने सहम कर कहा, भेड़िए। मेरे बाप ने नफरत से कहा और बैलों को एक साथ किया, पर उन्हें मार की ज़रूरत नहीं थी। उन्हें भेड़ियों की बू आ गई थी और वे जी तोड़कर भाग रहे थे। दूर मैं एक छोटे से काले धब्बे को हरकत करते देख रहा था। उस सैकड़ों मील के चपटे रेगिस्तानी बंजर में तुम मीलों की चीज़ें देख सकते हो। और दूर पर उस काले धब्बे को बादल की तरह आते मैं देख रहा था। बूढ़े ने कहा, जैसे ही वो नज़दीक आ जाए मारो, एक भी तीर बेकार खोया तो मैं कलेजा निकाल दूंगा। और तब उन 3 लड़कियों ने एक दूसरे से चिपटकर टिसुए बहाने शुरू कर दिए। चुप रहो, मैंने उनसे कहा, तुमने आवाज़ निकाली तो मैं तुम्हें नीचे धकेल दूंगा। भेड़िए बढ़ते चले आ रहे थे। हम लोग भूरी पथरीली धरती पर उड़ रहे थे, पर भेड़िए। बूढ़े ने लगामें छोड़ दी और बंदूक संभाल कर बैठा। मैंने कमान संभाली। मैं अंधेरे में उड़ती हुई मुर्गाबियों का शिकार कर सकता था, और मेरा बाप, वो तो जिस चीज़ पर निशाना ताकता था अल्लाह उसे भूल जाता था। कोई 400 गज पर मेरे बाप ने आगे वाले भेड़िए को गिरा दिया। थाए। उसने नटों की तरह एक कलाबाजी खाई और फिर दूसरी बिल्कुल नटों की तरह। बैल पागल होकर भाग रहे थे। हवा में उनके मुंह का फेन उड़कर हमारे मुंहों पर मेह की तरह गिरता था। वे रंभा रहे थे जैसे बंजारी ने ब्याहने वाली भैंसों की नकलें करती हैं। पर भेड़िए नज़दीक ही आते जा रहे थे। गिरे हुए भेड़ियों को वो बिना रुके खा लेते। वे उनके ऊपर तैर जाते। मेरे बाप ने मेरे कंधे पर बंदूक की नली रखी और धाएं धाएं। मेरी गर्दन पर अब तक जले का निशान है। मैंने भी 16 तीरों से 16 ही भेड़िए गिराए। बूढ़े ने 10 मारे, पर तब भी वो गोल बढ़ता ही आता था। ले बंदूक ले, उसने कहा, मैं बैलों को देखूंगा। उसका ख्याल था कि बैल उससे भी तेज भाग सकते थे, पर यह ख्याल गलत था। दुनिया के कोई बैल उससे तेज नहीं भाग सकते थे। मैं बंदूक का भी निशाना खूब लगाता था, पर वो देसी जंग लगी बंदूक। खैर, वो लड़की उसे 5 मिनट में भर देती। बांदी अच्छी लड़की थी। वो बंदूक भरती, मैं निशाना मारता, अचूक। मैंने 10 और गिराए, धाएं धाएं धाएं। जब सब बारूद खत्म हो गई तो भेड़िए भी कुछ हारे से मालूम पड़ते थे। मैंने कहा, अब वो पिछड़ गए हैं।
बूढ़ा हंसा। वो इतनी सी बात से नहीं पिछड़ सकते, पर मैं मरते मरते कह चलूँगा कि 7 मुल्क के बंजारों में खारे सा खरा निशानेबाज नहीं है। मेरा बूढ़ा बाप बड़ा हंसोड़ हो गया था। हाँ, तो भेड़िए कुछ पीछे रह गए थे। उन्हें कुछ खाने को मिल गया था। सब सब चटपट। बैलों पर कोड़ा बोल रहा था कि 5 मिनट बाद उन्होंने फिर हमारा पीछा शुरू किया। वे हमसे 200 गज पर दूर रह गए और बढ़ते ही चले आते थे, बढ़ते ही चले आते थे। मेरे बाप ने कहा, सामान निकाल कर फेंको, गड्ढा हल्का करो। एक बारगी ठोकर खाकर गड्ढा चरमरा कर चला। पूरे बंजारों में ये गड्ढा अफसर था और सब सामान फेंक कर हमने उसे फूल सा हल्का कर दिया। और कुछ देर तो हम भेड़िए से दूर निकलते मालूम हुए, फिर तुरंत ही वे वापस आ गए। बड़े मियाँ ने कहा, अब तो एक बैल खोल दो। क्या? 2 बैल गड्ढा खींच ले जाएंगे? उसने कहा, अच्छा, तब एक नटनिया फेंक दो। मैंने उन 3 में से एक मोटी को उठाया और गड्ढे के बाहर झुलाकर फेंक दिया। हाँ, ग्वालियर की नटनिया। उसे दांत लगा दो तो वो भी भेड़ियों का मुकाबला कर ले। पहले तो वो भागी, पर वो जानकर कि भागना बेकार है, घूमकर खड़ी हो गई और सामने वाले भेड़िए की टांग पकड़ ली। पर इससे क्या फ़ायदा? एकदम वो नज़र से ओझल हो गई, जैसे किसी कुएं में गिर पड़ी हो। गड्ढा हल्का होकर और आगे बढ़ा, पर भेड़िए फिर लौट आए। दूसरी फेंको, बड़े मियाँ ने कहा। पर अब की मैंने कहा, आखिर क्या हम लोग सैर के लिए मारे मारे फिरते हैं? एक बैल ना खोल दो? मैंने एक बैल खोल दिया। वो पीठ पर पूंछ रखकर चिघाड़ता हुआ भागा और गोल उसके पीछे मुड़ गया। मेरे बाप की आंखों में आंसू भर आए। बड़ा असील बैल था, बड़ा असील बैल था। हम तो बच गए, मैंने कहा। पर तभी हुआ हुआ करता हुआ गोल वापस आ गया। आज कयामत का दिन है, मैंने कहा, और बैलों को इतना भगाया कि मेरी हथेली में खून छलछला आया। पर भेड़िए पानी की तरफ बढ़ते चले आ रहे थे और हमारे बैल मर के गिरना ही चाहते थे। दूसरी लड़की भी फेंको, मेरे बाप ने चीख कर कहा। इन दोनों में बांदी भारी थी और कुछ सोचकर कांपते हाथों से अपनी चांदी की नथनी उतारने लगी। और मैंने शायद बताया नहीं कि मुझे वो कुछ अच्छी भी लगती थी, इसलिए मैंने दूसरी से कहा, तू निकल। पर उसको तो जैसे फालिस मार गया था। मैंने उसे गिरा दिया और जैसे ही वो गिरी वैसी ही पड़ी रही। गड्ढा और हल्का हो गया और तेज़ दौड़ने लगा, पर 5 ही मील में भेड़िए फिर वापस आ गए। बड़े मियाँ ने गहरी सांस ली, माथा पीट लिया। हम क्या करें? भीख मांगकर खाना बंजारों का दीन है, हम रईस बनने चले थे। मैंने बांदी की तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, तुम खुद कूद पड़ोगी या मैं तुम्हें धकेल दूँ? उसने चांदी की नथ उतार कर मुझे दे दी और बाहों से आंखें बंद किए कूद पड़ी। गड्ढा बिल्कुल हवा सा उड़ने लगा। वो पूरे बंजारों में गड्ढों का अवसर था, पर हमारे बैल बेहद थक गए और बस्ती तक पहुंचने के लिए अब भी 30 मील बाकी थे। मैं बंदूक के कुंदे से उन्हें मार रहा था, पर भेड़िए फिर लौट आए। मेरे बाप के मुंह से पसीना टपकने लगा। लाओ, दूसरा बैल भी खोल दो। मैंने कहा, ये मौत के मुंह में जाना है, ये मौत के मुंह में जाना है। हम लोग दोनों मारे जाएंगे, हमें या तुम्हें किसी को तो बचना चाहिए। तुम ठीक कहते हो, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मैं कूद पड़ूँगा। मैंने कहा, हिरास मत होना, मैं जिंदा रहा तो एक एक भेड़िए को काट डालूँगा। तो मेरा असील बेटा है, मेरे बाप ने कहा और मेरे दोनों गाल चूम लिए। उसने अपने दोनों हाथों से बड़ी बड़ी छुरियाँ ले ली और गले में मजबूती से कपड़ा लपेट लिया। रुको, उसने कहा, मैं नए जूते पहने हूँ, मैं इन्हें 10 साल पहनता, पर देखो तुम इन्हें मत पहनना।
मरे हुए आदमियों के जूते नहीं पहने जाते, तुम इन्हें बेच देना। उसने जूते खींचकर गड्ढे पर फेंके और भेड़ियों के बीचों बीच कूद पड़ा। मैंने पीछे घूमकर नहीं देखा, लेकिन थोड़ी देर में उसे चिल्लाते हुए सुनता रहा, ये ले, भेड़िए की औलाद, भेड़िए की औलाद। और फिर चट चट चट। मैं ही किसी तरह भेड़ियों से बच गया। खारू ने मेरे डरे हुए चेहरे की तरफ देखा, ज़ोर से हंसा, फिर खंखार कर बहुत सा ज़मीन पर थूक दिया। मैंने दूसरे ही साल उनमें से 60 भेड़िए मारे, खारू ने फिर हंसकर बताया। पर उसके साथ ही उसकी आंखों में एक अनहोनी कठिनता आ गई और वो भूखा नंगा उठकर सीधा खड़ा हो गया।